हेलो एवरीवन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम जो स्ट्रेटेजी बताए थे, प्लानिंग स्टडी क्या होता है। प्लान बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करने के पहले सिस्टम होना चाहिए। पढ़ना सब है आपको टॉप टू बॉटम, लेकिन सब टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार ही हम पढ़ाएंगे। तो पहला शुरू करें डिजोल्यूशंस, ठीक है ना। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो याद रखो यहाँ पर सिलेबस मेरा है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन डिजोल्यूशन का मतलब डिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, वाइंडिंग अप बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक सुटेबल वर्ड है, इसको डिजोल्यूशन बोलते हैं। याद रखना, कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वाइंडिंग अप बोल दे, लिक्विडेशन बोल दे, सेंस यही होगा। तो लिखा है डिजोल्यूशन दो तरह का होता है, एक पार्टनरशिप डिजोल्यूशन, एक पार्टनरशिप फर्म। मेरा सिलेबस है ये नहीं, पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन, यानी पार्टनरशिप व्यापार जब फिनिश होता है तो आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिवली जरूरी है बेसिक्स की। कोई पूछ देगा आपसे कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, बोथ आर सेम या नॉट, तो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशंस। होता है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि दो पार्टनर, एक पार्टनर चला गया, चार पार्टनर था, एक पार्टनर आया, तब पार्टनरशिप में चेंजेस आ गया, तो उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। चार पार्टनर था, एक पार्टनर चला गया, उसके साथ संबंध क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है पढ़ना क्या, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म यानी चलता फिरता व्यापार को बंद कर दिया गया। रीजंस दो है यहाँ पर, या तो लगातार लॉस में चल रहा है फर्म को बंद किया गया, या फिर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो फर्म को बंद किया गया। तो उस कंडीशन में व्हाट स्टेप शुड बी टेकन एज अकाउंटिंग वे, कैसे होगा, और एक डिसॉल्व के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, क्या क्या जरूरी है, वो हम बताना चाह रहे हैं। तो पहला देखो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन में क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए जिसके बिना आप डिसोल्यूशंस नहीं कर सकते। पहला क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑन दिस डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस डेट को डिसॉल्व हो रहा है उस डेट का हमको बैलेंस शीट चाहिए, किसी भी सूरत हाल में बैलेंस शीट चाहिए, है ना। जब तक बैलेंस शीट नहीं रहेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज कितना है, कौन कौन एसेट सेलेबल है, कौन कौन एसेट सेलेबल नहीं है। यह जानने के लिए हमको बैलेंस शीट चाहिए। तो वही लिखे हैं मेन एलिमेंट्स में, रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैलेंस शीट ऑफ दिस डेट ऑफ डिसोल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर बैलेंस शीट दिया रहेगा और फंड डिसॉल्व होगा तो कौन कौन सा अकाउंटिंग करना होगा आपको। पहला बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश आउट बैंक। इसके बाद व्यापार हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, सबसे पहले ये लिखे हैं, लेकिन इसके पहले हमको बैलेंस शीट चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स है। रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पस होता है जब फर्म डिसॉल्व करती है तो लाइफ में एक ही बार बनता है, वो भी कब, जब फर्म का समापन होता है। उस पर्टिकुलर डेट को सारे एसेट्स की रिकॉर्डिंग होती है रियलाइजेशन के थ्रू। तो कौन सा एसेट्स जिसको हमको बेचना है, सारे लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। कौन सा लायबिलिटीज, एक्सटर्नल, जिसका हमको भुगतान करना है, यानी जस्ट लिस्टिंग करना है एसेट्स को और लायबिलिटीज को। कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रखना, इट्स बिलोंग्स विद नॉमिनल अकाउंट, it should be prepared only one times in the whole life, और कभी भी नहीं, whole life में एक ही बार बनता है। कब बनता है, when firm is going to dissolve, जब फर्म हमेशा हमेशा के लिए अपना कारोबार बंद करने जाता है, तब उस पर्टिकुलर डेट को एसेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सब फर्म को बंद करने के बाद प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो जानने के लिए क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, जो डिफरेंस निकलता है उसको प्रॉफिट और लॉस करके पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश आउट बैंक। ये चार बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये हम मानते हैं इस बात को कि जो मैंने यहाँ पढ़ा है उसको हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पढ़ाए हैं, रिलेशन अकाउंट क्या होता है बताए हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी फिर से उसको रिकॉल करना, शायद दिमाग से निकल जाए। तो सबसे पहला अकाउंट बनता है रिलेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट,
फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक, ये 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन पहला चीज बताया था रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या बताया? बैलेंस शीट किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस होता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना, बता रहे हैं बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन। अगर आप अच्छे कॉमिस्ट हो तो किसी का हाथ का लाइन देख करके, रेखा देख के बता सकते हो ना कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, देखा होगा कॉमिस्ट को बताता है। उसी प्रकार अच्छे मास्टर हो अकाउंट्स के तो आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट को, किसी भी बिजनेस के बैलेंस शीट को देख के पता लगा लोगे कि फर्म का फाइनेंशियल सिचुएशन साउंड है या पुअर है। ये जानने के लिए बैलेंस शीट सफिशिएंट है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो फर्म का एसेट्स भी होगा, लायबिलिटीज भी होगा, और दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। कौन कौन एसेट बेचना होगा, कौन कौन लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा, इसके लिए हमको बैलेंस शीट चाहिए। अब हम बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखिए एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्म्स एसेट। देखो 3 तरह के एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिटियस। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जो एसेट्स लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है, उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। उसमें 2 होता है, फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट। फिक्स में 2 होता है, ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल। ये सब बेसिक चीज है। इसमें लिखा है फिक्स में, ट्रांजिबल में जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब फिक्स एसेट्स। और भी हो सकता है लेकिन हम जितना जरूरी था लिखें। फिर इनटैंजिबल जो अदृश्य है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या अंतर है, ये कैपिटल से जनरेट होता है और ये फर्म के अंदर इन्वेस्ट है, ये फर्म का पैसा बाहर में इन्वेस्ट है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका हम पर डे बिजनेस में यूज करते हैं, इसका पर डे बिजनेस में यूज नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये बैलेंस शीट के ऐसे साइड में होगा। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बियर आता है। फिर इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक्यूड इनकम है, फिर कैश और बैंक है। फिर आता है फिक्टिटियस, माने कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फर्म को करना अनिवार्य होता है, खर्च करना लेकिन उसका रीसेल वैल्यू नहीं होता। होता है ना कि फर्म को इनोग्रेट कर रहे हो, उसके लिए पार्टी दिया गया, बड़े कस्टमर को बुलाया गया, क्या कहते हो, न्यूज वाले को बुलाया गया, मीडिया वाले को बुलाया गया, उसको जो आप वेलकम किए अपनी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस के लिए, तो वो सबको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मेशन एक्सपेंस। लेकिन कल उस बिजनेस कल बंद हो जाए तो वो सब बेच के बुझाने वाला नहीं है। जो आप मीडिया वाले को बुलाए, एडवर्टाइज के लिए बुलाए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे पीएल से राइट ऑफ करते हैं। लेकिन रहा बात कि अब अभी इस डेट को इतना बचा हुआ है, इसको बेच के बुझाने वाला नहीं है। तो सारा एसेट्स है, इस सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे लाइसेंस अकाउंट में, लेकिन किसको छोड़ करके, कैश और बैंक को छोड़ करके, यानी इंटायर एसेट्स इसको छोड़ करके। ये वेरी डेंजर थिंग्स, इसको नहीं, डेंजर है, ये कभी ट्रांसफर नहीं करते। कहां, रिलेशन अकाउंट में। तो पहला अकाउंट बनाएंगे तो सारा एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, सारा एसेट्स जो सेलेबल है, और उसमें कैश, बैंक और फिक्टिटियस को छोड़ करके, और सब किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। ये सारा जाएगा रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, हम बताएंगे इसका एंट्री क्या होता है। लेकिन याद रखना ये सारा एसेट बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। बैलेंस शीट बनाएंगे, कब बनाएंगे, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, बैलेंस शीट बनाएंगे कब, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि फर्म डिसॉल्व हो गया, एसेट बेच के आया है, पैसा दिया रहेगा, एसेट कितने का था पता नहीं है, तो आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये क्योंकि चाहिए हमको, नहीं होगा तो बैलेंस शीट क्या करना होगा, बनाना होगा। जिस दिन फर्म क्लोज हो रहा है उस दिन का, या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, दिसंबर में क्लोज हो गया, दिसंबर का दिया बैलेंस शीट, जनवरी का दिया हुआ नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चैलेंज है, डेंजर है। ये तीनों एसेट्स में होगा, लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्या एंट्री, क्या करेंगे, एंटायर एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एंड ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक और फिक्टिटियस। क्यों, क्योंकि ये सब को बेचना है, कैश को बेचने की आवश्यकता नहीं है, बैंक को बेचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब एसेट्स जितना बुक में है उससे अधिक भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। ये सब सेलेबल एसेट्स है, लेकिन ये नहीं बेचा जाता क्योंकि ये सब बेच के तो कैश लाना ही है। और ये वैल्यूलेस दिखे यहाँ पे, वैल्यूलेस एसेट्स, मनी वैल्यू वर्थलेस है, इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसको बेचने की जरूरत ही नहीं है। ये सबका सब लॉस है और डायरेक्ट पार्टनर्स के इसे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करना होगा, ये ट्रांसफर करना होगा। अब रहा लाइबिलिटीज की बात है, तो लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है तो लाइबिलिटीज में इंटरनल, दूसरा हुआ एक्सटर्नल। सिंपली होता है
नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा गया है बस हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंटरनल दूसरा क्या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हुआ जो फर्म के मालिक का है तो उसका पेमेंट सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन जो बाहरी लोगों का है उसका पेमेंट पहले करना होगा। तो बाहरी लोगों का जिसको पेमेंट करना है उसका पेमेंट कहां से होता है? थ्रू रिलायशन, थ्रू रिलायशन। सारे एसेट्स भी रिकॉर्ड रिलेशन में करेंगे। किसका एसेट्स? फर्म का। किसी पार्टनर के घर मकान बेच देगा, उसका बाइक बेच देना, वो रिलेशन में नहीं आएगा। लेकिन फर्म का कोई एसेट्स है, रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, वो सब कहां जाएगा? रिलेशन अकाउंट में। लायबिलिटी में क्या क्या है? तो इंटरनल में क्या क्या हुआ? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इसमें आता ना। फिर पीएल का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, ये सब लायबिलिटीज में ही होगा तुम्हारा। ये सब एसेट्स में ही, सब लायबिलिटीज में होगा। ये कोई भी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। बाकी एक्सटर्नल का मतलब अगर पार्टनर्स की वाइफ का लोन है तो वो भी एक्सटर्नल में जाएगा। तो ये और ये चाहे करंट हो, नॉन करंट हो या करंट। नॉन करंट का मतलब हुआ जिस लायबिलिटीज को फर्म 1 साल के बाद पेमेंट करेगी, मोर देन 1 ईयर, लेकिन फर्म आज बंद हो रहा है तो इसका पेमेंट करना होगा, इसका पेमेंट करना, लेकिन पेमेंट करने के पहले उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो इंटायर लायबिलिटीज, बट दिस टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो सेकंड एंट्री करेंगे, एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड एंट्री किया जाता है, सारे लायबिलिटीज को रिलेशन में ट्रांसफर करते हैं, केवल एक्सटर्नल को, इंटरनल को नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ना पार्टनर्स बाहर में लिखेंगे क्योंकि इसका पेमेंट रिलेशन अकाउंट से नहीं होता। तो एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, फिर एसेट्स को बेचेंगे, और बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा? इट्स एक्चुअल रियल अमाउंट। तो बुक में लिखा रहेगा कि सामान को बेच के, मान लो बिल्डिंग 50,000 का, बेच के 70,000 रुपए है, 70,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स एसेट्स लायबिलिटीज। कौन कौन एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे? पहला कैश और बैंक, दूसरा 50TS। बाकी जितना एसेट्स है एवरीथिंग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसका एंट्री बताएंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जितना लायबिलिटीज है इंटरनल छोड़ के, जितना एक्सटर्नल है सब रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे। तीसरा एसेट्स को बेचेंगे, कैश बेचेंगे या कोई पार्टनर्स टेक ओवर करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पैसा आएगा तो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। कौन लायबिलिटीज का? जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, एक्सटर्नल। उसके बाद उसको क्लोज करेंगे। देखो इतना सारा करने में कुछ ना कुछ खर्च होता है जिसको रिलेशन एक्सपेंस बोलते हैं या लिक्विडेशन कॉस्ट बोलते हैं, वो भी करेंगे, करना होगा तो। उसके बाद रिलेशन क्लोज करेंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा, अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ रिलेशन अकाउंट का तो प्रॉफिट ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट अधिक हो गया तो लॉस ऑन रिलेशन, वो भी ट्रांसफर कहां होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। और कैसे बांटेंगे? ये तो डीड दिया रहेगा उसी रेशियो में बांटेंगे, और डीड अगर नहीं दिया रहेगा तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, व्हेनेवर डीड इज नॉट गिवन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली। इक्वली क्या करेंगे? बांट देंगे। तो रिलेशन अकाउंट को सीडी मत करना, टोटली ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल। इन द बोथ केस इट मे बी डेबिट बैलेंस, इट मे बी क्रेडिट बैलेंस। दैट्स इट। तो सेकंड वीडियो में बताएंगे रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है।